नेक्स्ट लास्ट टॉपिक हमने किया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला पॉइंट काफी पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम इनसे कम होती है। अब देखिए हमें नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़नी है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज। उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, ये कैरेक्टर हमें स्टडी करनी है। अब नेक्स्ट स्टडी है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, देखिए इसमें मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल है, तो सिर्फ हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करेंगे। हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं मेटेलिक कैरेक्टर, इसकी स्टडी हम मेटेलिक कैरेक्टर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन ये हम नॉर्मली किस बेस पे पढ़ रहे हैं क्योंकि मोस्टली नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, तो इस वजह से हम नॉन मेटेलिक। नॉन मेटल किन्हें कहते हैं? नॉन मेटल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाता है वो स्पेसिफिक क्या होता है? नॉन मेटल। अब सबसे पहली कंडीशन तो ये है, जैसे हमने नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखा कि ये मेटल नहीं है। ये मेटल क्यों नहीं? तो इसका मेन रीजन आता है इन एलिमेंट्स की, ग्रुप 16 एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होती है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने की वजह से दे बिहेव एज ए नॉन मेटल। ये नॉन मेटल की तरीके से बिहेव करते हैं, ये हमें ध्यान रखना। हाँ, तो मैंने बताया अभी इन्हें नॉन मेटल हम क्यों कह रहे हैं। नॉन मेटल हमने स्पेशली इन्हें इस वजह से कहा क्योंकि कंडीशन मैंने बताया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते। तो लिख लीजिए बिकॉज ऑफ हाई because of high ionization enthalpy, because of high ionization enthalpy, because of high ionization enthalpy, comma elements of group 16, elements of group 16, elements of group 16 are less metallic, less metallic। इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है, इस वजह से कम मेटेलिक होते हैं, इट मींस नॉन मेटल होते हैं। However, as we know, down the group, as we move down the group, ionization enthalpy decrease. As we move down the group, ionization enthalpies decrease, and hence metallic character, and hence metallic character, and hence metallic character increase। या ऐसे भी कह सकते हो और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज, ऐसे भी कह सकते हो। ऊपर वाले नॉन मेटल हैं और बाकी मेटल हैं, तो वो कंडीशन भी कह सकते।
देखो अब इसमें हम लिख भी सकते हैं ऑक्सीजन और सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, ये दोनों नॉन मेटल होते हैं और ये दोनों मेटलॉइड्स। पहले दोनों नॉन मेटल्स हैं, दूसरे मेटलॉइड्स हैं और लास्ट मेटल। तो मेनली ये जो मेटलॉइड्स होते हैं इनमें भी कंडीशन मोस्टली नॉन मेटल के कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये भी नॉन मेटल में ही काम करते हैं। तो मेनली सिर्फ इसमें एक मेटल होता है और बाकी 4 नॉन मेटल होते हैं। तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है या नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, कैसे भी लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हेडिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट हेडिंग है melting and boiling points. Melting points and boiling points. देखिए आपको बता रखा है मैंने, जब भी कभी हम, ये ध्यान देना, अगर कभी भी हम किसकी स्टडी करें, देखिए कभी भी अगर हम पी ब्लॉक की स्टडी करते हैं तो यहाँ सिर्फ वंडरवाल फोर्स, और वंडरवाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है, साइज पर। जितना साइज बढ़ता जाएगा उतना वंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही आपको पता है हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, पोलोनियम नाउन का ग्रुप चलेंगे तो मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास नॉर्मली बढ़ेगा। एटॉमिक मास बढ़ेगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा, वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेगा। तो सीधा सा ये कह सकते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स रेगुलरली इंक्रीज। तो लिखिए मेल्टिंग पॉइंट्स, melting point and boiling points, boiling point, melting point and boiling points increase regularly, increase regular, melting points and boiling points increase regularly as we move from, as we move down the group, as we move down the group. Melting point and boiling point increase regularly as we move down the group. ऐसा क्यों होता है? This is because this is because atomic size increase, atomic size increase regularly down the group on moving down the group. ऐसे regularly on moving down the group. Atomic size increase regularly on moving down the group. As a result, जिसकी वजह से क्या होता है, as a result, van der Waals force of attraction, as a result, van der Waals force of attraction
under one force of attraction among their atoms. As a result, under one force of attraction among their atoms increase. बस तो देखिए ध्यान से सुन लीजिए, जैसे हम डाउन द ग्रुप स्टडी करते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज रेगुलरली एज यू मूव डाउन द ग्रुप। एक एक्सेप्शन आता है कि पोलोनियम का टेलुरियम से मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम होता है, उसको हम काउंट नहीं करते। तो नॉर्मली याद रखना डाउन द ग्रुप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो, ये आपको याद। नेक्स्ट कंडीशन है, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एलोट्रोपी। एलोट्रोप, अगर हम एलोट्रोप्स की बात करें, एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, all the elements of this group, all the elements of this group show allotropy. हाँ, जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलोट्रोप्स बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन, एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स कौन से हैं? एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन के एलोट्रोप्स हैं डाई ऑक्सीजन एंड ओजोन, लिख लीजिए O2 एंड O3। O2 and O3, लिखिए एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन में O2 and O3। नेक्स्ट है एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। देखिए जब सल्फर के एलोट्रोप्स की बात करते हैं तो सल्फर की काफी एलोट्रोप्स है। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, नंबर फिक्स नहीं है। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, साइक्लोसल्फर, साइक्लो S6 या साइक्लोसल्फर भी बोल देते हैं S6, हेलो नहीं वो उसे साइन अप करना पड़ेगा जो नहीं, आपको पहले जो ऐप पे जैसे जाओगे तो मतलब ओपन कर रहे हो तो नीचे की साइड बैक में वो आता है ना साइन अप और साइन इन, दो है ऑप्शन। तो साइन अप जैसे ओपन करोगे तो डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, तो डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर उसके हाँ फिर उसके बाद वो जीमेल आईडी मांगेगा। हाँ जी जी, जीमेल आईडी डाल दी।
फिर उस हाँ जीमेल आईडी के बाद फिर वो आपको ये कहेगा वेरिफिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए। पहले शुरू में साइन अप ही करना, साइन इन नहीं होगा आपका। हाँ तो अब मैं बताता हूँ, वही तो बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने एक ईमेल भेजी है तो वो अब आपको अपनी जीमेल खोलनी है अलग से, नॉर्मल जो फोन नो नॉर्मल जीमेल, उसमें मैसेज आया हुआ होगा, तो उसमें वो वेरीफाई करना है, वो वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ तो वहां से वेरीफाई कर, उसी में रखो कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा बीच में, जो इनका मैसेज है वो मैसेज करो, उसमें वेरिफिकेशन आता है। हाँ तो ये एक्टिवेट अकाउंट है ना, आपने कहाँ खोली है जीमेल आईडी, ये तो बताओ आप। नहीं मोबाइल में नहीं, एक जीमेल अलग से होती है ना, उसमें खोली है क्या? तो उसमें मैसेज आते हैं, तो उसमें मैसेज वाले में होता है वेरिफिकेशन लिखा हुआ। मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, क्या है वो जो आप खोला हुआ है, व्हाट्सएप कर दो मुझे वो स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, साइक्लोसल्फर और भी बहुत सारी फॉर्म है इसकी, प्लास्टिक सल्फर है, अदर फॉर्म है, लेकिन उनकी हम स्टडी नहीं करते। तो मेन कंडीशन आपको बताएं, मेन 3 फॉर्म है, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, साइक्लोसल्फर, ये मेन फॉर्म है। चलिए इससे आगे अगर हम लिखें हेलोट्रोप्स ऑफ, नेक्स्ट नेक्स्ट है हेलोट्रोप्स ऑफ हेलोट्रोप्स ऑफ, हाँ वो जो ज्वाइन लिखा हुआ है ना उसे ज्वाइन करो। कुछ मांग रहा है? ज्वाइन मीटिंग में कोई आईडी वगैरह मांग रहा है क्या कर रहा है? तो अब डाल दो वो जो मैंने दी थी। चलिए कोई नहीं। अब एलोट्रोप्स ऑफ सेलेनियम, सेलेनियम की 8 एलोट्रोप्स होते हैं, 8 एलोट्रोप्स सेलेनियम की 8 एलोट्रोप्स होते हैं। नेक्स्ट है फिर इसके बाद जी हाँ चलिए नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल
प्रॉपर्टीज। हाँ ज्वाइन करो, फिर पासवर्ड मांगेगा, मैंने फिर पासवर्ड भेजा वो डालना है, ज्वाइन हो जाओ। साइन इन, फिर एक काम करना आप मुझे फिर दोपहर में बात करना, मुझे फिर पूरा प्रोसेस करवाना पड़ेगा, तब हो जाएगी। कोई नहीं, कल परसों हो जाएगी। हाँ केमिकल प्रॉपर्टीज जरा ध्यान देना। अक्षित बोलो। सर और याद नहीं करने का ये एलोट्रोप, बाकी तो ध्यान रखिए, मेनली ऑक्सीजन और सल्फर की जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है सर। नाम भी दे रखते हैं, कोई जरूरत नहीं। ये सुन लीजिए भाई, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा ध्यान से समझने दें। ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, लिख रहा आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे। ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ये कौन सा ग्राउंड स्टेट है, ये ध्यान रखना। ग्राउंड स्टेट NH2 था, NP6 सॉरी NP4 कुछ ऐसे। तो इस टाइम आप देख सकते हो, अगर ये शेयरिंग करना चाहे तो ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं? शेयरिंग की बात करें, गेन की अगर गेन करने की बात करें तो इन्हें ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो एक तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आएगी, अगर गेन करते हैं तो कितनी आएगी? -2। अगर ये शेयरिंग करते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, तो इस टाइम इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अब क्योंकि इनके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम सिर्फ 2 बॉन्ड बना सकते हैं। तो इट मींस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस टाइम आएगी +2। लेकिन हमें पता है इनके पास N-D ऑर्बिटल भी होते हैं, और D ऑर्बिटल कैसे पड़े हैं? वैक्यूम। अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बोलो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर आगे चला जाए तो ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बोलो? 4। अगर ये अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे तो इनका मतलब इनकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? 4 +4 आ सकता। अगर ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बनाए, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अगर एक्साइट करते, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, NS, ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर आगे आ जाए, तो आप कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे? और ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो हमें ये ध्यान देना है, जब हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो इसके पास सिर्फ 2 अनपेयर्ड हैं, तो ये +2 शो कर सकता है।
जब इसमें एक कंडीशन ये आती है, ये एक एक्साइट कर लेता है इलेक्ट्रॉन +4, अगर दूसरा भी एक्साइट कर ले तो +6। तो इसका मतलब इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन सी है, यानी कि मेन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? मेन ऑक्सीडेशन स्टेट एक -2, एक +2, +4 और +6। ये आपको समझाना था, अगर ये नोट कर लिया हो तो लिखे जाओ। नेक्स्ट पैराग्राफ, most common oxidation state of group 16 elements are कौन सी है? -2, +2, +4 एंड +6। ये इनकी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर -2, +2, +4 एंड +6। ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हमें पढ़ना है इनका ट्रेंड, ध्यान देना, इनका हमें पढ़ना है ट्रेंड में कैसे कि कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं -2। तो देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम है। पोलोनियम की हम स्टडी नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। तो ध्यान दीजिए, अगर -2 देखें तो -2 की स्टेबिलिटी क्या है? -2 की बात कर रहे हैं, ये बताइए -2 कब आता है? जब कोई एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। और गेन कौन जल्दी करेगा? एक स्मॉल साइज एटम है, एक बिगर साइज है, कौन जल्दी गेन करेगा? स्मॉल साइज। तो स्मॉल साइज की -2 ज्यादा स्टेबल होती है और बिगर की कम। इट मींस हम ये कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ, ऐसे लिख लेते, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज होती? ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इस वजह से -2 की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो किसका -2 सबसे ज्यादा स्टेबल है? ऑक्सीजन का। और सबसे कम किसका? टेलोनियम। ये आपको ध्यान रखना है, ये समझिए। अब नेक्स्ट कंडीशन नोट कर लीजिए भाई से, बहुत जल्दी। अब हमें पढ़नी है +6। वैसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा यहाँ आती नहीं, पर फिर भी हम थोड़े से डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। हम एक कर चुके। देखो अगर चाहो तो पोलोनियम भी लगा सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान दें। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन हमें 2 ऑक्सीडेशन स्टेट और पढ़नी है, +4 और +6। +4 की स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा और +6 की स्टेबिलिटी पर क्या पड़ेगा? एक बार फिर दोबारा देखिए, जरा ध्यान देना। देखो अगर हम +4 या +6 की स्टेबिलिटी स्टडी करें डाउन द ग्रुप, देखिए +4 कब है? जब ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं। +6 कब है? जब s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके बाहर जा रहा है। और आपको मैंने बताया था जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं उनमें s का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाता, यानी कि एक्साइट नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं? इनर्ट पेरिफेरल। तो जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, किसी भी ग्रुप के लास्ट एलिमेंट होते हैं, उसमें कभी भी s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता। और अगर s इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाएगा तो +6 आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब जो ये हैवी एलिमेंट है, ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो +6 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? डिक्रीज होती है। साथ साथ याद रखना है ऑक्सीजन भी +6 शो नहीं करता,
तो यानी कि अगर मैं इनके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिख दूं तो ज्यादा सही। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें या सल्फर वगैरह, तो इनमें हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते, क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं, तो उसको हम काउंट नहीं करते। जब तक डी ऑर्बिटल नहीं होंगे +4 भी नहीं आएगी। भाई +4 कब आए? डी ऑर्बिटल से। और +6 कब आई? जब s का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके d में गया। और ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ना +4 होगी ना +6 होगी। तो ऑक्सीजन को +4 या +6 पे हम नहीं लिखते, बाकी को लिखते हैं। तो बाकी में देखते हैं +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही, लेकिन +6 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटती है। तो ये आपको याद रखना है, +4 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +6 की घटती है। तो अब इसे पहले तो लिख लें, स्टेबिलिटी इंक्रीज, इसकी तो बढ़ रही है, इंक्रीज। अच्छा, और +6 की लास्ट वाला करता, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज, इसकी डिक्रीज होती। रीजन पूछा जाएगा क्यों, तो दोनों का एक ही रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस वजह से ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, दोनों में एक ही एक्सप्लेनेशन है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब एक पॉइंट और लिख लें, ऑक्सीजन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d orbital due to absence of d orbital due to absence of d orbital in the valence cell due to absence of d orbital in the valence cell, due to absence of d orbitals in the valence cell, comma, oxygen does not show +4 and +6 oxidation state. ये +4 या +6 शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं। जब d ऑर्बिटल होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, और इसके पास d ऑर्बिटल ही नहीं है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमें याद रखना है कि कंडीशन हमें पता हो, +4 और +6 की स्टेबिलिटी ऑर्डर। वैसे यहाँ कोई प्रॉब्लम आपसे पूछी नहीं जाती ऑक्सीडेशन स्टेट पर, बस यहाँ जरूरत हमें पड़ेगी कि इनकी -2 है, +2 है, +4 है, +6 है, वरना ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। +2 का कोई ट्रेंड नहीं होता, +2 का कोई ट्रेंड हमसे नहीं पूछता, क्योंकि हैवियर मेंबर में सारी कंडीशन होती है। +2 में कभी भी कोई भी कंपाउंड बन जाता है, या तो -2 आएगा या कंडीशन आपको जो बताए वो ध्यान रखना। सर जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट ने उसमें नाइट्रोजन ग्रुप में डाला था इफेक्ट अपना, उसमें बॉइलिंग पॉइंट इसमें बाद के 2 में घट गया था हमारा, तो इसमें बॉइलिंग पॉइंट रेगुलर इंक्रीज बताया आपने। इनर्ट पेयर इफेक्ट से वहां जो अच्छा वो जो बता रहे थे आपने, तो वो मैंने एक बात बताया, तो मेल्टिंग पॉइंट में होता है एक्सेप्शन। तो सर मेल्टिंग पॉइंट भी तो आपने साथ में लिखवाया ना इसके बॉइलिंग पॉइंट के इसमें, वो तो मैंने इसमें से लिखा दिया, मोस्टली रेगुलर है, एक अकेला एक्सेप्शन है, वो हमसे पूछा नहीं जाएगा। अच्छा सर, और सर जैसे उसमें नाइट्रोजन का आपने बताया था कि डी ऑर्बिटल वहां पे प्रेजेंट नहीं है, पर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है वो। हाँ। और सर यहाँ पे जब डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो +6 क्यों दिखा रहा ऑक्सीजन? ऑक्सीजन जुड़ नहीं पाता ना, ऑक्सीजन इतने बॉन्ड नहीं बना पाता, फ्लोरीन के साथ ही कर सकता है। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन तब आ सकता है कि फ्लोरीन के साथ। यस सर, हमारी बात समझ। और फ्लोरीन आपको पता है, फ्लोरीन केवल सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड बनाता है, इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब मान लीजिए ऑक्सीजन के पास एक पेयर आपने यहाँ 2s में रखी है और 2p में भी एक पेयर है, तो आप क्या होगा,
यहाँ ध्यान दो जरा, एक फ्लोरीन यहाँ जुड़ सकता है क्योंकि फ्लोरीन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस सर। यहाँ जुड़ सकता है, तो दो जगह फ्लोरीन, ठीक है। जी सर। क्या इन पे फ्लोरीन जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता। नहीं सर। और कोई और ऐसा एलिमेंट है नहीं जो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। नाइट्रोजन के पास तो था ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को अपनी पेयर दे सकता है। ठीक है सर। इस वजह से ऑक्सीजन कभी भी +2 से ज्यादा सोई नहीं करता, क्योंकि उसके पास उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सिर्फ अवेलेबल है, और वो है फ्लोरीन। और फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है उसमें। ठीक है सर। तो ये थी ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने बताया कोई आपसे ऐसी खास प्रॉब्लम इससे नहीं पूछी जाती। ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 की मेन है, वो हमसे काफी पूछे जाते हैं। यहाँ सिर्फ हमने ये समझा है कि जब हम कंपाउंड बनाएंगे तो हमें उन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने यहाँ डिस्कस की कि इनकी -2 है, +2 है, +4 है, +6 है। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है सेकंड पॉइंट, reactivity towards hydrogen। अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन कराए, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोजन इनसे कब इलेक्ट्रोनेगेटिव है? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा। अब बताइए इन पे क्या होगा? हाइड्रोजन पे पॉजिटिव होगा तो इन पे क्या होगा? तो आपको पता है अगर हाइड्रोजन इनसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव है, तो इन एलिमेंट्स पे नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट थी इनके? -2। तो ये -2 और प्लस। आप खुद सोचिए क्या कंपाउंड बन सकता है बोलो? तो आपको पता बैलेंस करना चाहें तो H2E बन सकता है। कौन सा कंपाउंड बनेगा? H2E। हमेशा केटायन पहले लिखा जाता है और एनायन बाद में। तो H2E टाइप के ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, ये ध्यान रखना। तो लिखिए इसमें reactivity towards hydrogen. All the elements of group 16, all the elements of group 16 form hydrides. All the elements of group 16 form hydrides of formula। क्या फॉर्मूला भाई? हाइड्राइड्स ऑफ फॉर्मूला। हाइड्राइड का फॉर्मूला है H2E। H2E। और याद रखना ये कैसे होते हैं? वोलेटाइल हाइड्राइड्स। कौन कौन से? फॉर एग्जांपल H2O, H2S, H2Se, H2Pe। अगर लिखना चाहते हो तो H2PO भी लिख सकते हो। मैंने बताया वैसे हम PO की स्टडी बहुत कम करते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब सबसे पहले इनकी फर्स्ट कैरेक्टर में स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बस हमें पूरी डिटेल इनकी। अब सबसे पहले है स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर हो? इन दीज हाइड्राइड, ये कह सकते हैं कि कोई भी ये जो हाइड्राइड्स हैं, इन हाइड्राइड्स की क्या कंडीशन है? वाटर की स्ट्रक्चर बताया आप सबको बेंट, तो बाकी सब भी बेंट सेम है, अलग कुछ बेंट है, एंगुलर, कुछ भी कंडीशन बता सकते हैं। आपको पता है अगर वाटर की हम स्ट्रक्चर बनाए, वाटर में 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर होते हैं। कैसी स्ट्रक्चर होती है? बेंट स्ट्रक्चर होती है। तो लिखिए जब these hydrides have bent shape, bent, angular,
अब बेंट, एंगुलर और वी शेप, वी शेप बेंट भी लिख सकते हो, एंगुलर भी लिख सकते हो और वी शेप. These hydrides have bent, bent, angular सारे एक साथ ही लिखो. Angular shape in which central atom is sp3 hybridized. sp3 hybridized. सेंट्रल एटम कैसा होता है? sp3 hybridized होता है. यहाँ hybridized, sp3 hybridized. ये वाटर की स्ट्रक्चर लिख सकते हो. इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104.5. नोट करो. क्या स्ट्रक्चर है? बेंट स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल. देखो याद हो आपको, बॉन्ड एंगल मैंने उनमें भी कराया था, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन. बिल्कुल सेम. जैसे हम डाउन द ग्रुप चलेंगे तो बॉन्ड एंगल का मैग्नीट्यूड घटता चलेगा. क्यों घटेगा बॉन्ड एंगल का मैग्नीट्यूड? क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है और बॉन्ड पेयर्स दूर और दूर होती जाती हैं, जिससे उनमें रिपल्सन कम होता है. तो वही हमें यहाँ रिपीट करना है. देखिए बिल्कुल सेम थ्योरी वही लिखा दो जो पहले हमने नाइट्रोजन में लिखी. लिखे से बॉन्ड एंगल as we move down the group as we move down the group, the size of central atom, the size of central atom goes on increasing and its electronegativity goes on decreasing full stop. As a result, bond pairs of electron tend to lie away and away. बिल्कुल सेम थ्योरी लिखा रहा हूँ, कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं, जिससे दोनों एक्सप्लेनेशन में फिर कंफ्यूजन सा नहीं रहता. एक ही एक्सप्लेनेशन. tend to lie away and away from the central atom, as we move from H2O to H2, T लिख दो या PO लिख दो, T तक लिख रहे हैं. H2T
H2T, full stop. In other words, the force of repulsion, between the force of repulsion between adjacent bond pairs is maximum in H2O and minimum in, बोलो भाई मिनिमम इन, मैंने कहा पोलोनियम आएगा नहीं, अगर लिखना चाहते हो तो H2PO लिख दो, वह पोलोनियम आता नहीं भाई, फिर कह रहा हूं मैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आएगा टेलोरियम तक, तो मैं टेलोरियम लिख रहा हूं एंड मिनिमम इन H2T, पोलोनियम लिख देना का पोलोनियम दे रखो, वो जो दिया हो उसके अकॉर्डिंग H2T फुल स्टॉप। Consequently, the bond angle is maximum in H2O. Bond angle is maximum in H2O and minimum in H2T. लिख भी सकते हैं, देखो एंगल किसमें कितने बॉन्ड एंगल्स अगर लिखना चाहो तो 104.5 डिग्री H2S, H2SE, H2T। इनकी बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू लिख लीजिए, 92.1 डिग्री, 91 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए ये बॉन्ड एंगल वाला, एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ सेंट्रल एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग and its electronegativity goes on decreasing. As a result, bond pairs of electrons tend to lie away and away from the central atom as we move from water to H2O to H2T. In other words, the force of repulsion between adjacent bond pairs is maximum in water and minimum in H2O. Consequently, the bond angle is maximum in water and minimum in H2T. ये आपको ध्यान, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद हमें, जैसे हमने उन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इनकी भी पढ़ी, क्या पढ़ लिया हमने? सबसे पहले हमने बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर पढ़ी। अब नेक्स्ट कंडीशन आती है बॉइलिंग पॉइंट। वैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों का एक ही ट्रेंड है, तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट एक साथ लिख सकते हो, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एक साथ लिख सकते हो। क्या ट्रेंड है? जैसे हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, ये ध्यान रखना। वाटर का अनएक्सपेक्टेड हाई है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का सेम ट्रेंड है, तो अलग अलग ना लिखकर एक साथ भी लिख सकते हो। हाँ अक्षय सर, रेडियो एक्टिव वाले क्यों नहीं करते हम स्टडी? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, ये रेडियो एक्टिव मान लीजिए, ये रखा हुआ है तो अल्फा बीटा रे, अल्फा बीटा रे क्या होता है, ये दूसरे एटम में तो उसकी प्रॉपर्टीज ना शुरू होके अच्छा सर, उनकी रिएक्शन, उनकी स्टडी डिफिकल्ट होती है, वो हर पर ये क्या कर रहा है, एवरी सेकंड क्या कर रहा है, कोई ना कोई रेज निकाल रहा है, और उसकी वजह से उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो दूसरे एटम में बदलता जा रहा है, तो दूसरा एटम साथ में। ठीक है सर। हाँ भाई, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन एज वी मूव डाउन द ग्रुप
as we move down the molecular mass of hydrides increase. As a result, magnitude of van der Waals force of attraction increase, and hence increase होगा, and hence boiling point and melting point increase. ये ना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होगा। याद रखना H2S से ज्यादा H2SC का और उससे H2T का और सबसे ज्यादा H2O। अब H2O का सबसे ज्यादा क्यों है? तो इसका है ड्यू टू H बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ intermolecular H bond, due to presence of intermolecular H bond। हाँ भाई सभी बच्चे तैयारी रखना, मंडे टेस्ट है इवनिंग में, सुबह बैच होगा अपना ऐसे ही जैसे चल रहा है, इवनिंग में टेस्ट है। मैं मैसेज करूंगा कल आपको कौन सो को किस टाइम आना है। हाँ आने सर आपने कुछ हाइड्राइड्स में बताया था कि ये नॉन वोलेटाइल होते हैं या पता नहीं।